So, hey everyone, let's start today's part. I'm sorry, I know I feel sad. मैं उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी 2 साल से कर रही हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि वो इस सिचुएशन में पहुँच जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो बहुत ही सीवियर डिप्रेशन से डील कर रहा था। ही वॉज इन अक्यूट क्लिनिकल डिप्रेशन एंड साथ ही साथ बॉर्डरलाइन बाइपोलर डिसऑर्डर भी था उसे। एक्चुअली जो कुछ भी इसके साथ हुआ था उसके बाद वो PTSD से सफ़र कर रहा था एंड बहुत लंबे वक्त तक वो इससे सफ़र करता रहा। जान का खुद की बहन को खोना उसके लिए शायद सबसे वर्स्ट ड्रीम था, और ये वर्स्ट ड्रीम और ज़्यादा वर्स्ट तब हो जाता है जब अपनी आंखों के सामने अपने फादर को भी गुजरते हुए देखता है। उस इंसिडेंट ने जान को अंदर तक पूरी तरीके से तोड़ दिया और ऐसे स्कार्स दिए जो कभी नहीं भरे जा सकते। जान हमेशा आज तक भी खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार समझता है और वो शायद इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। युवानी ने उसकी ज़िंदगी को इतना हद तक बर्बाद कर दिया, डैमेज कर दिया कि सान जैसे हंसना ही भूल गया। वो जीते जी मर चुका था। सांसें तो चल रही थी पर सान कभी रहा ही नहीं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते गुजर कर महीनों में और महीने गुजर कर सालों में। वक्त आगे बढ़ता चला गया और वक्त के साथ साथ सान भी आगे बढ़ता रहा। वो बात अलग है कि उसके अंदर का वो गहरा काला अंधेरा कभी भी खत्म नहीं हुआ। वो सान को धीरे धीरे सोख रहा था, पर सान वक्त के साथ खुद को ढालना सीख रहा था। जान वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट। जान टूटी हुई बिखरी हुई जिंदगी जी रहा था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खुद को नाकाबिल समझता था, हर चीज़ का जिम्मेदार समझता था। वो ऐसा समझता था कि वो कभी किसी के प्यार के लायक ही नहीं है, क्योंकि उससे दुनिया ने ऐसा फील कराया था। युवानी ने जान को उस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ ना तो जान सांस ले पा रहा था, ना आगे बढ़ पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, ना वो अपना खुद का सपना जी पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। वो सपना जान ने अपने लिए देखा था, बल्कि उसके फादर ने उसके लिए देखा था। बहुत लंबे वक्त तक जान खुद से डील करता है, पर एक वक्त जब उसे एक रोशनी की किरण नजर आती है तो वो उस किरण का पीछा करने लगता है। और वो किरण थी एक बार फिर से अपने उसी सपने को पूरा करना, जो सपना जान का था, जो सपना उसके फादर का था, जो सपना जान ने मिलकर उनके साथ देखा था। शायद जान ने उसी को अपना गोल बना लिया। जैसे ही वो शहर से बाहर निकला, जान उस दिशा में बस चुपचाप आगे बढ़ने लगा। वक्त गुजरा और ज्यादा वक्त गुजरा, धीरे धीरे कर चीजें शांत हो गई थी। वो बात अलग है, जान का शोर कभी शांत नहीं हुआ। उसके कानों में अभी भी उसकी माँ के वो शब्द गूंजते थे, उसके फादर की वो आंखों के आंसू अभी भी उसको बहुत ज्यादा कुछ छूटते थे। उसकी बहन का वो चीखना चिल्लाना जो सीखी ने उसे बताया था, जो कुछ भी उसकी बहन ने सफर किया, वो सब कुछ जान के जहन में बिल्कुल ताज़ा था। हाँ, वक्त बहुत लंबा गुजर चुका था, पर जान अभी भी वहीं खड़ा हुआ था, उन सभी आवाज़ों, दर्द, चीखने चिल्लाने और गिल्ट के साथ। जान का PTSD कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि वो डिप्रेशन पर काम करने लगा, वो सेशंस लेने लगा। युवान ने उसे बहुत ज़्यादा हेल्प की उसके डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, पर वो इनसिक्योरिटीज़ हमेशा उसके अंदर थी। वो इनसिक्योरिटीज़ जो उसे ये महसूस कराती थी कि वो बिल्कुल भी लवेबल नहीं है, कोई उसे प्यार नहीं कर सकता, ना ही वो किसी को प्यार कर सकता है, क्योंकि अगर उसने प्यार किया या किसी ने उससे प्यार किया तो उसे उस लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, जैसे उसके फादर और उसकी बहन के साथ हुआ। इसीलिए जान ने प्यार करना छोड़ दिया। जान को ये सब उसका ट्रॉमा लग रहा था, यानी इसके अंदर ये फीलिंग आना सिर्फ उसके ट्रॉमा की वजह से था, पर ऐसा नहीं था। पर काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल सेशंस के बाद असल में पता चला कि जान एंटीलोफोबिया डिसऑर्डर से डील कर रहा है, और इस डिसऑर्डर ने उसे वो इनसिक्योरिटीज़ दी हैं। वन ने इस पर काम किया, जान को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई, जान मेडिकेशन पर रहा, काफ़ी लंबे वक्त तक उस मेडिकेशन पर रहा एंड रिजल्ट्स भी सामने आए थे। धीरे धीरे कर जान अब लोगों के साथ ओपन अप होने लगा था। जी ने जान को बहुत सपोर्ट किया, फिर जान का भी कॉलेज ग्रुप उसे मिला, वो लोगों ने भी उसे जान को बहुत सपोर्ट किया। धीरे धीरे कर जान लिटरली अपनी लाइफ में आगे बढ़ा था, पर अभी भी उसने वो कोल्ड शील्ड अपने चारों तरफ घेर रखी थी, जिसके अंदर कोई भी कभी भी ताकि नहीं हो सकता, सिवाय उस दिन तक जिस दिन तुम उसकी ज़िंदगी में आए थे। वो तुम्हारे आने के बाद जान जैसे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। तुमने उसे हंसना सिखाया, तुमने उसे फिर से जीना सिखाया, तुमने उसकी आंखों में चमक दी, सपने दिए। जान को महसूस होने लगा कि वो सच में प्यार कर सकता है। हाँ, वो डरा हुआ था, हाँ वो शांत था, हाँ वो आवाज़ अभी भी उसका पीछा कर रही थी, पर वो धीमी हो गई थी, इतनी धीमी कि उसमें सिर्फ अब तुम्हारी चहक की आवाज़ सुनाई देती थी जान को, और वो आवाज़ जान की हर आवाज़ को शांत कर देती थी। तुम्हारे साथ रहकर जान को सिक्योरिटी महसूस होने लगी, तुम्हारे साथ रहकर जान तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल महसूस करने लगा। वो चाहता था कि वो तुम्हें जिंदगी की दुनिया की सारी बेस्ट खुशियाँ दे, ऐसी खुशियाँ जिसके तुम हकदार हो। वो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता था। जब भी मुझे और जान के सेशंस होते थे, वो अक्सर मुझसे ये कहता था कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट जान को सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम्हारी आंखों की चमक जान को एक नई उम्मीद देती है ज़िंदगी को जीने की। वो तुम्हें जब भी मुस्कुराते हुए देखता है, खिलखिलाते हुए देखता है, अपनी ज़िंदगी को जीते हुए देखता है, तो जान को ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर अपना बचपन जी रहा है। वो बचपन जो उसे छीन लिया गया, वो बचपन जो जान ने कभी जिया नहीं, तुम्हारे अंदर अपना बचपन देखने लगा वो, और तुम्हारी हर खुशी जान की खुशी थी। पूरी दुनिया के लिए शाओ विजान एक कोल्ड अनअप्रोचेबल डॉक्टर था, एक ऐसा इंसान था जिसके करीब कोई नहीं पहुंच सकता, पर तुम्हारे लिए तुम्हारा जान का था, एक ऐसा शख्स जिसकी निगाहें सिर्फ तुम पर थी, जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत जिसके अंदर शायद कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। जान तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखने लगा था। वो आई स्वेयर वो तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखने लगा था,
और वो अपने उस फ्यूचर को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहता था। वो तुम्हारे काबिल बनना चाहता था, एक ऐसा शख्स बनना चाहता था जिस पर तुम डिपेंडेंट हो सको कंप्लीटली। इसीलिए वो अपनी डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा, पर सान एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहा था अपनी फील्ड के अंदर। शायद तुमने एक बार सान से कहा था कि तुम उसे वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन बनते हुए देखना चाहते हो, और वो शब्द सान ने अपने दिल पर जैसे लिख लिए थे। इसीलिए सान तुम्हारे लिए बेस्ट सर्जन बनना चाहता था। वो आई स्वेयर, जब वो मुझसे कह रहा था ना, मैंने सान की आंखों की वो चमक दिखी थी, पर वो चमक सान की नहीं थी, वो चमक तुम्हारी थी। तुम्हारी आंखों की चमक उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। एंड दैट वाज द सीन, दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई ब्रोक कंप्लीटली। क्योंकि उसके बाद सान की आंखों से आंसू लुढ़के थे, वो आंसू जो उसके उस सपने के टूटने के थे, वो आवाज़ जिसे मैं अभी तक भुला नहीं पाई हूँ। कोई नहीं बुला सकता, वो आगे कोई नहीं बुला सकता, वो आई स्वेयर कोई नहीं बुला सकता जो एक बार देख लेता हूँ ना। खैर, जान की किस्मत और एक बार फिर से वही बुरा वक्त शुरू हो चुका था। तुम दोनों अलग हो गए। जान अफ्रीका पहुंच गया और तुम यहाँ चाइना में थे। जान को वो दूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, पर जान को अपना ड्रीम अचीव करना था। और इस बार उस ड्रीम में उसके फादर के साथ साथ तुम भी शामिल हो गए थे। इसीलिए जान की रफ्तार भी दुगनी हो गई थी। वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा था। अफ्रीका में उसने खुद को झोंक दिया था, पर अफ्रीका में एक और सरप्राइजेस का इंतजार कर रहा था, और वो थी सनाया। जान ने फर्स्ट टाइम जब सनाया को देखा था तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल उसकी बहन से मिल गई थी, और जान ने कई दिनों तक सनाया की आंखों में देखा। एंड जैसे उसे लगा कि एक बार फिर से उसकी सोई उसके सामने आकर खड़ी हो गई है, वो खुद को रोक ही नहीं पाया जब वो सनाया को देखता था। इसलिए जान के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लग गया था सनाया के लिए। बिना कहे चुपचाप वो कब सनाया का प्रोटेक्टिव ब्रदर बन गया, उसे इस बारे में खुद ही एहसास नहीं हुआ, पर वो सनाया के लिए सच में एक वॉल की तरह खड़ा हुआ। सनाया के साथ जब वो इंसिडेंट हुआ था तब उस पूरे विलेज में सब उसकी जान के प्यासे हो चुके थे। एंड उस वक्त जान खुद को वैसा महसूस कर रहा था जैसे उसने अपनी बहन के घर में महसूस किया था। जोई ने तो उसे वो चांस नहीं दिया था, पर जान के पास वो चांस उस वक्त था जब वो सनाया को उस दलदल से बाहर निकाल सके। इसलिए उसने कुछ भी नहीं सोचा। वो आई स्वेयर उसने कुछ नहीं सोचा, उसने बस अपने कदमों को आगे बढ़ाया एंड सनाया का हाथ थाम लिया। तुम सबको जान गलत लग सकता है, तुम सबको ऐसा लग सकता है कि जान ने तुम पर चीट किया एंड तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन ट्रस्ट मी, जान के दिल में जितने तुम थे उसके दिमाग में उस वक्त सनाया थी। उस सनाया को उस एक अपॉर्चुनिटी के साथ देख रहा था जिसकी हेल्प कर जान शायद खुद के सामने नजरें मिला सके। क्योंकि अगर उस वक्त जान सनाया की हेल्प नहीं करता तो आई डोंट थिंक सो जान कभी तुमसे प्यार कर पाता, या जान कभी किसी से भी नजरें मिला पाता। वो खुद की नजरों में एक बार फिर से गिर जाता, क्योंकि जोई का आंखों का ख्याल सनाया की आंखों में देखकर जान को रोक नहीं पाया। इसीलिए वो कदम उठा लिया गया था। लेकिन उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो चाइना में अपना पहला कदम रखेगा वो तुमसे कन्फेस करेगा, तुमसे हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगेगा कि उसने जो कुछ भी किया है वो क्यों किया है। एंड उसके बाद वो सनाया को बहुत अच्छी लाइफ देगा, बहुत अच्छी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। वो बात अलग है कि चाइना में कदम रखने के साथ ही उसे डाइवोर्स दे देगा, और ये बात कहीं ना कहीं सनाया भी जानती थी, लेकिन वो मौका कभी आया ही नहीं। जान अपना कदम कभी चाइना में रख ही नहीं पाया, क्योंकि उसका पास्ट उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एंड इतनी जोर से उसने जान को तमाचा मारा कि जान पूरी तरीके से बिखर कर रह गया। ऐसी आंधी चली कि जान बस उसमें खो गया, तबाह हो गया पूरी तरीके से। एंड उस आंधी ने तुम्हें भी उड़ा लिया। वो तुम्हारी इंगेजमेंट की खबर, खुद का स्कैंडल, हॉस्पिटल से रेजिग्नेशन का इतना ज़्यादा प्रेशर, इतनी साल की जो उसने मेहनत की थी वो सब कुछ उसकी हाथों से छीन लिया गया। उसके सपनों को कुचलने की पूरी तैयारी कर ली गई। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हर जगह, हर मीडिया में, हर सोशल हैंडल पर सिर्फ शाहजहान ही ट्रेंड कर रहा था। उस वक्त जिस वक्त जान ने इस खबर को देखा था वो सांस लेना बंद कर चुका था। वो तुम तक पहुँचना चाहता था, आई स्वेयर वो तुम तक पहुँचना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वो खबर आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे जान के ऊपर वो प्रेशर बिल्ड होता गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी सांसें थम गई जब उसने तुम्हारी फोटो देखी थी लूसी के साथ, तुम दोनों के हाथों में वो एंगेजमेंट रिंग और तुम्हारा स्टेटमेंट। उस दिन इंसान को ऐसा लगा कि अगर वो तुम्हारे पास पहुंचा, अगर वो गलती से भी तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम तबाह हो जाओगे। वो तुम्हें बचाने के लिए वो बस वहां से गायब हो गया, क्योंकि वो जानता था अगर गलती से भी तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ जुड़ गया ना तो तुम्हारी कंपनी जिस स्टेटस पर है, जिस पॉइंट पर है, पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। जान ने कभी तुम्हारे प्यार पर डाउट नहीं किया। वो आई स्वेयर उसने मुझसे कहा था नेवर डाउट ऑन यू। वो जानता था तुमने ये सब जो कुछ भी किया है वो भी किसी न किसी वजह से किया होगा, क्योंकि वो खुद इस सिचुएशन में था। जो कुछ उसने अपने साथ किया वो भी जिस वजह से किया, तुम दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करना चाहते थे। शायद अगर जान तुम्हारे पास आता और वो तुमसे कहता या तुम उससे कहते तो सब कुछ क्लियर हो जाता, पर मौसम, माहौल, हालात, वो रास्ता जो तुम्हारा और जान के बीच का था वो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा। एंड जान बस आगे बढ़ता चला गया, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सनाया का हाथ थामा और सिर्फ हाउशवान को ही खबर दी थी, क्योंकि हाउशवान ने उसकी हेल्प की थी उसे उस वक्त हांगकांग से बाहर निकालने में।
उसका पासपोर्ट, सनाया का पासपोर्ट, उनके रहने का बंदोबस्त, जो कुछ भी हाउशवान कर सकता था उसने किया। एंड जहान अब फाइनली स्टेट्स में था, एक नई पहचान के साथ। किसान के जो पासपोर्ट था, उसकी जितनी भी डिटेल्स थी, वो सब कुछ चाइना में ऑलरेडी सीज कर दी गई थी। जहान के खुद के हॉस्पिटल ने उसके ऊपर केस ठोक दिया था, वो भी हॉस्पिटल की डिफेमेशन के लिए। एंड वो केस बहुत 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 बड़े अमाउंट का था, इतने अमाउंट का जिसे जहान चाहकर भी पे नहीं कर सकता था। एंड तुम जानते हो ये सब कुछ किसने किया था? ये सब कुछ भी युवानी ने किया था। उसके कहने पर जहान के ऊपर वो केस लगाया गया, जहान को लेकर नोटिस दिया गया। उसकी डिग्री, उसकी अचीवमेंट्स, उसके मेडल्स, उसकी आगे वाली आने वाली अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। ऐसा लगा जैसे जहान ने कभी उसे अचीव ही नहीं किया है। जहान सिर्फ एक धोखा है जिसने सबको दिया है, क्योंकि सब लोग सिर्फ यही कह रहे थे। हर तरफ सिर्फ शाहजहां नाम की आंधी उड़ रही थी, उसको बदनाम करने की आंधी उड़ रही थी। और तुम उस आंधी में बस खुद को खो रहे थे। वो तुम दबाने की उसे पूरी कोशिश कर रहे थे, तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिस हद तक हम कर सकते थे तुम वो करने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। जहान को एक रिपोर्ट मिल रही थी, जितना हो सके हाउशवान जहान को बताने की कोशिश कर रहा था। एंड जहान तुम्हारी हालत को देखकर, तुम्हारी कोशिशों को देखकर खुद को और ज़्यादा गिल्टी महसूस करा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम और ज़्यादा कोशिश करते रहे तो जहान की जो आंधी है, जो जहान की आग है, जो उस शहर में उठी हुई है, वो तुम्हें भी जलाकर खाक कर देगी। और जहान ऐसा नहीं चाहता था, और इसीलिए उसने वो किया जो उसके कॉफिन के लिए लास्ट नील की तरह साबित हुआ। उसने हाउशवान से कहा कि वो तुमसे जाकर ये कहे कि जहान इस दुनिया में नहीं रहा। एंड हाउशवान ने जहान को बहुत समझाने की कोशिश की, उससे कहा कि वो एक बार तुमसे कॉल पर बात करे, तुम्हें पता है कि क्या हुआ है। पर जहान ही जानता था अगर उसने तुम्हें बताया तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास आ जाओगे। एंड तुम्हारा उसके पास आना तुम्हारी उस ब्यूटीफुल गोल्डन लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और फिर नहीं चाहता था, वो अपनी डार्कनेस में तुम्हें खींचना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी बात पर अड़ा रहा। हाउशवान की सारी मेहनत बेकार गई। एंड एंड में उसी को जहान के आगे घुटने टेकने पड़े। एंड वो न्यूज़ लेकर वो फाइनली चाइना आ गया था। एंड उसे तुम्हें कन्फेस करना बहुत मुश्किल था, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल था। उसने कोशिश की पर तुम कभी नहीं समझे। और कहीं ना कहीं हाउशवान इस बात के लिए बहुत खुश था कि एटलीस्ट कोई तो ऐसा शख्स है जो इस खबर पर यकीन नहीं कर रहा है। तुम्हारा मना करना हाउशवान को एक उम्मीद दे गया था, लेकिन फिर भी उसने वही काम किया जो जहान ने उससे कहा था। हर न्यूज़पेपर में ये खबर पब्लिश हो चुकी थी कि तुमने शाहजहां ने सुसाइड कर ली है इस पूरे स्कैंडल के बाद। एंड उसके बाद जहान का नाम तब गया, वो खबर तब गई, क्योंकि धीरे धीरे कर जो सोर्स जहान के नाम को पुश कर रहे थे उन सब सोर्स ने अपने हाथ खींच लिए। पता नहीं कैसे ये खबर रातों रात जैसे आई गई हो गई। सब भूल गए कि शाहजहां कौन था। जो लोग चीख चीख कर शाहजहां के बारे में पूछ रहे थे, उसके बारे में आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स निकाल रहे थे, वो सब लोग जैसे एक झटके में शांत हो गए हो। पर कोई शांत नहीं हुआ था, तो तुम बस हर जगह जहान को ढूंढने लगे, उस हारी हुई बाजी को खेलने लगे जिसमें तुम जानते थे कि तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। खैर, तुम अपनी कोशिश कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ हाउशवान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जहान के डॉक्यूमेंट्स को उन हॉस्पिटल से छुड़ाने की जो कम्प्लीटली सीज करे जा चुके थे। इतना आसान नहीं था उन हॉस्पिटल से उन डॉक्यूमेंट्स को निकालना, इसलिए जहान को स्टेट्स में आकर कोई काम नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसके पास अपना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं था जो ये प्रूव कर सके कि जहान के पास मेडिकल की डिग्री है। और वैसे भी जहान की इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई थी, वो अपने लास्ट सेमेस्टर में था। तो जहान की जितनी करी हुई मेहनत थी वो सब कुछ बर्बाद हो गई। जहान बहुत ज़्यादा सीरियस डिप्रेशन में चला गया था। एंड इस बार उसकी डार्कनेस उसे कम्प्लीटली कंज्यूम कर चुकी थी। उसे कोई बाहर नहीं निकल सकता था, कोई भी नहीं। वो ना कितने लंबे समय तक उसको अकेले कमरे में बंद रखता था और उसका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता चला गया। ऑलमोस्ट 2 महीने तक उसने अपने आप को एक खाली कमरे में बंद रखा था, ना किसी का अंदर आना, ना खुद को बाहर निकालना। वो सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था, बस दीवार की तरफ ताकता रहता था। सनाया बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी उसकी वजह से। वो पूरी कोशिश करती थी उससे बात करने की, पर वो लड़की भी ऑलरेडी अपने ट्रॉमा से डील कर रही थी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो उसको भूल नहीं पा रही थी और वो चीज़ें उसे नाइटमेयर दे रही थी। जहान और सनाया दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हाउशवान बीच बीच में उन्हें विजिट करता था। एंड उस टाइम पर एक और शख्स ने उन लोगों की ज़िंदगी में कदम रखा। एंड तुम जानते हो वो कौन है? वो थी सुसन, ज़नाया की सिस्टर, जिसे हाउशवान स्पेशली नैरोबी अफ्रीका से लेकर आया था, क्योंकि वो जानता था जहान ज़नाया का ख्याल नहीं रख सकता। और ज़नाया का ख्याल रखना उस वक्त बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि वो तुम जानते हो किस चीज़ का रिजल्ट था। और उस वक्त शायद ज़नाया को कोई संभाल सकता था तो वो उसकी खुद की बहन थी, इसीलिए हाउशवान ने स्टेप उठाया था। और जिस दिन से सुजन ज़नाया और जहान की ज़िंदगी में आई, वो अपनी पूरी कोशिश करने लगी इन 2 टूटे हुए शख्स को संभालने की। पर शायद जहान ने कभी वो मौका किसी को दिया ही नहीं, क्योंकि वो उस कमरे से कभी बाहर आया नहीं।
पर हाउशवान ये सब कुछ नहीं देख सकता था। वो जानता था उसका दोस्त मर रहा है और वो उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता था। इसीलिए हाउशवान ने हुआन को अप्रोच किया एंड हुआन के थ्रू वो सान तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। हुआन सान का सेशन लेने लगा। वो धीरे धीरे करके उसको एक बार फिर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था डिप्रेशन से, क्योंकि हुआन जानता था सान किस तरीके की पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन में था पहले भी। इसीलिए हुआन से ज़्यादा बेहतर और कोई शख्स नहीं हो सकता था। इसीलिए हाउशवान ने सब कुछ हुआन को बताया। पहले तो हुआन बहुत गुस्सा हुआ था सान की इस तरीके की पूरी इंसिडेंट को उनसे छुपाने के लिए, पर एट लास्ट हुआन ने फाइनली सान को अप्रोच किया। वो सान से घंटों बैठकर उस कमरे में बातें करता था, पर जैसे कुछ भी नहीं हो रहा था। सान किसी से कुछ भी नहीं कहता था। वो खाना भी नहीं खाता था। पूरे दिन में मुश्किल से मुश्किल वो सिर्फ पानी पीता था। और ये चीज़ सान की हेल्थ पर भी अब नजर आने लगी थी। धीरे धीरे करके जैसे वक्त गुजर रहा था, सान की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। वो ऑलमोस्ट हर सुबह सिर्फ वॉमिट करता था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहूँ वो कभी पता करना ही नहीं चाहता था। वो बस खुद को खत्म करना चाहता था और वो बस यही कर रहा था। इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो वॉमिट कर रहा है, उसका चेहरा पीला पड़ रहा है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे इस तरीके की जो मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर हुआन को बहुत चिंता हो रही थी, हाउशवान को चिंता हो रही थी। दोनों सान को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर किस हद तक वो सान को समझा सकते थे। जनाया भी सान के पास बैठती थी, उससे बात करती थी। वो बात अलग है, जनाया ने कभी सान को ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो सान को और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सान उसकी और ज़्यादा टेंशन, इसलिए जनाया ने कभी नहीं बताया। पर एक दिन जनाया जहान के सामने बेहोश हो जाती है। और उस दिन उस रात उस घर में कोई भी नहीं था, नहीं हाउशवान, नहीं हुआन एंड सुजन भी मार्केट गई हुई थी सब्जी खरीदने के लिए। एंड जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, तब जाकर फाइनली जहान ने कुछ रिएक्ट किया था। वो अपनी जगह से उठा एंड उसने सनाया की हेल्प की। फर्स्ट टाइम वो उस रूम से बाहर निकल आया था सनाया की हेल्प करने के लिए। एंड उसने सनाया को चेक किया। आई डोंट नो उसने क्यों किया, कैसे किया, क्योंकि वो तो बिल्कुल पत्थर हो चुका था ना, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन एक बार फिर से शायद जोई सनाया के अंदर उसे दिखाई दी थी, इसीलिए इंसान को रोक ही नहीं पाया। पर जब उसने सनाया को चेक किया एंड जब उसे महसूस हुआ कि सनाया प्रेग्नेंट है, तो इस चीज़ ने शायद सान को अंदर तक झकझोर दिया था। वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया। उस दिन के बाद से वो अपने 2 दिन तक बहुत रेस्टलेस ही रहा। हुआन पर, हाउशवान पर उसने बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा उतारा। वो लगभग चीख कर उनको हर रोज़ चिल्लाने लगा। एंड आई स्वेयर सान का वो गुस्सा उसके हर सेशंस में नजर आता था, जब भी वो इस पूरे केस को मुझे बताता था। खैर अगले 2 दिन तक सान का यही गुस्सा रहता है। वो जनाया की पूरी तरीके से फिर उसकी बात केयर में लग जाता है। वो जनाया को हर कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, पर सब सिर्फ 1 महीने तक चलता है, क्योंकि 1 महीने के बाद सान की हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद कदम तक नहीं उठा पा रहा था। एंड एक दिन वो बेहोश हुआ। एंड जब वो बेहोश हुआ तो हम सबकी सांसें अटक कर रह गई थी, क्योंकि सब देख रहे थे सान को जिंदा लाश की तरह। वो ना तो कुछ खाता था ना पीता था, एंड जितना वो खाता पीता था वो सिर्फ उतना था जिसमें सनाया की मदद कर सके। पर जिस दिन सान बेहोश हुआ था एंड जिस दिन हाउशवान एंड हुआन उसे लेकर हॉस्पिटल गए थे, उस दिन तो जो सबके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। खुद सान के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब डॉक्टर ने उससे कहा ही वाज प्रेग्नेंट। ही वाज कैरियर मेल, एक ऐसा मेल जो चाइल्ड को बर्थ दे सकता है। एंड इसी वजह से सान प्रेग्नेंट है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। सान जैसे इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, सब कुछ चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसे चीख कर कहा कि क्या बकवास है ये, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, उसका ये सब कुछ भी हो रहा है उसके साथ, ये शायद उसके डिप्रेशन की वजह से। हाउशवान एंड हुआन भी डॉक्टर को यही समझा रहे थे, पर रिजल्ट उन सबके सामने था एंड रिजल्ट शॉकिंग था। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग था सान का वो रिएक्शन। आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कि सान को कितना मुश्किल हुआ था ये समझाना ही वाज प्रेग्नेंट विथ योर चाइल्ड। खैर ये खबर कैसी भी हुई हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पर सबने इस खबर की पॉजिटिव साइड को देखा, क्योंकि सबको ऐसा लगा कि शायद सान अब इस खबर के बाद खुद को संभाल पाएगा, खुद की केयर करने लगेगा। पर इसका हुआ बिल्कुल उल्टा ही। धीरे धीरे कर इस खबर ने ही सान को खाना शुरू कर दिया। सान को अब ऐसा लगने लगा था कि उसके अंदर जो जिंदगी पल रही है, वो जिंदगी के लिए भी वो गिल्टी है। वो जिंदगी को आगे क्या दे पाएगा, कैसा फ्यूचर दे पाएगा। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, सान को एटिलोफोबिया था और उसका वो एटिलोफोबिया डिसऑर्डर धीरे धीरे करके कन्वर्ट होने लगा था बॉर्डरलाइन बाइपोलर डिसऑर्डर में। और जो उसकी एंजाइटी थी वो कन्वर्ट हो गई थी सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर में। तो ईजा की प्रेगनेंसी चाहे कितनी भी गुड न्यूज़ क्यों ना हो, एक ब्यूटीफुल होप क्यों ना हो, पर वो प्रेगनेंसी टाइम सान के लिए बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। उसकी बॉडी वीक होने के कारण वो हॉस्पिटल में रहने लगा था। डॉक्टर्स ने उसे अपनी स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा था, क्योंकि सान का केस ही इतना यूनिक था एंड ऊपर से मिल्क प्रेगनेंसी आसान नहीं होती। ऊपर से सान की हालत बहुत ज़्यादा बदतर थी, तो इसीलिए उसे स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। और ऊपर से सनाया प्रेग्नेंट थी, तो सुजन और सनाया वो लोग भी सान को ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाते थे। जान की उनसे डिस्टेंस जान को और ज़्यादा मेंटली वीक कर रही थी, क्योंकि जान के पास कोई नहीं होता था जिसके साथ वो बात कर सके। इसलिए जान सोचता रहता था, सोचता हद से ज़्यादा सोचना उसने शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में अपने पास्ट को सोचना, खुद को जिम्मेदार ठहराना, वो पुरानी इमेजेस से बार बार उसके दिमाग में घूमने लगी थी। ना चाहते हुए भी ये सब उसके साथ हो रहा था। उसकी एंजाइटी उस पर हावी होने लगी थी। और वहीं दूसरी तरफ जनाया, उसकी हालत भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी।
जहान के साथ अलग होने के बाद सनाया की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी। समझ सकते हो वो किस ट्रॉमा से गुजर रही थी। उसकी फैमिली का उससे इस तरीके से हाथ छुड़ा लेना, उस घर में, उस नए शहर में कोई भी उसके पास ऐसा ना होना जो उससे प्यार करे। सुजन वहाँ थी, सुजन उसकी परवाह करती थी, पर सनाया भी जहान की तरह से डिप्रेस होने लगी थी। एंड वो टाइम सनाया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अनवांटेड प्रेगनेंसी थी। वो उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहती थी, लिटरली वो नहीं चाहती थी, तो वो अपने बच्चे को खत्म भी नहीं कर सकती थी ना। वो बच्चा उसे सिर्फ वही ट्रॉमेटाइज इंसिडेंट याद दिलाता था। हर रात वो चीखती थी, वो सो नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी। शाम के जैसे उसका हाल चल रहा था। और इतने अनजान शहर में एक गांव की लड़की का पहुंच जाना, तुम समझ सकते हो ना, लैंग्वेज बैरियर था। वो अपनी बात किसी से खुलकर कह नहीं पाती थी। जहाँ वो रह रहे थे वो जगह भी सुजन के लिए, सनाया के लिए आसान नहीं थी। और जैसे तैसे कर वो लोग अपना टाइम गुजार रहे थे। डॉक्टर से मिलना भी उनके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था। वो लोग अपनी लैंग्वेज में इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में इतना फ्लुएंट नहीं थे। तो वो डॉक्टर को भी अपनी परेशानी साझ से समझा नहीं पाते थे। जब भी उनके मेडिकल चेकअप का सेशन आता था तो उस टाइम पर जब हाउशवान एंड वान होते थे तो उसकी हेल्प करते थे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी वहाँ नहीं रह सकते थे ना। एक तो जान की जिम्मेदारी उन पर थी और ऊपर से चाइना में भी उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दोनों ही अपने करियर के बहुत क्रूशल पॉइंट पर थे। वान के ऊपर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई थी। उस स्कैंडल के बाद ऑलमोस्ट हर एक के ऊपर डबल प्रेशर था। वान भी अपनी फाइनल ईयर में था एंड उसको भी अपनी इंटर्नशिप जल्द से जल्द कंप्लीट करनी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में बिजी हो गया था। तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थी, इसीलिए सनाया पर कोई प्रॉपर ध्यान दे ही नहीं पाया। और सनाया ने भी कभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि इससे ऐसा लगता था कि वो एक बोझ की तरह है, वो बर्डन है जो जान के ऊपर बस आ गया है। वो जान से कभी कुछ नहीं कहती थी। जान से हॉस्पिटल में मिलने तो जाती थी पर सिर्फ शांत रहती थी। जान की इसी हालत को देखकर उसे ऐसा लगता था कि वो इन सब चीज़ों की जिम्मेदार है। अगर वो जान की ज़िंदगी में ना आती तो इबोज की ज़िंदगी से अलग ना होता, और अगर इबो जान की ज़िंदगी से अलग ना होता तो आज वो एक अच्छी हैप्पी फैमिली में जी रहे होते। जान की प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करना सनाया के लिए भी आसान नहीं था। वो भी एक अलग ही सिचुएशन डील कर रही थी। दोनों के बीच में एक दूरी सी बढ़ गई थी जैसे, पर क्या कर सकते थे। वक्त था, गुजर रहा था, बहुत मुश्किल वक्त था। और फिर वो दिन आया जिसके लिए कोई उस वक्त तैयार नहीं था, बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन में वो दिन आना, दिन था 20 अक्टूबर। शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा इबो, पर तुम उस साल, उस दिन चाइना में हर तरफ तुम्हारी बातें हो रही थी और टीवी में भी सिर्फ तुम्हें तुम छाए हुए थे। एंड गलती से जान ने तुम्हें देख लिया। टीवी पर ऑफिशियल मर्जर जो हो रहा था तुम्हारा और तुम्हारी फियांसे की कंपनी का, वो एक बहुत बड़ी हेडलाइन थी। उतनी बड़ी हेडलाइन जितनी इंसान की जिंदगी में कोहराम मचाने के लिए काफ़ी थी। उस इंसान को यकीन हो गया था कि तुम उसके फिर कभी नहीं हो पाओगे। जान इस सब चीज़ों से ऊपर भी नहीं पा रहा था और उसने वो देखा टीवी पर जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उस शख्स को अपने प्यार के साथ देखना जिससे जान अपनी आखिरी सांस तक नफरत करता है। युवानी को इतने सालों के बाद देखना, और वो भी तुम्हारे साथ, उतना मुस्कुराते हुए, इतना खिलखिलाते हुए। जान ने कभी सोचा भी नहीं था कि युवानी और तुम और युवानी करीब आ सकते हो। जान को ऐसा लग रहा था कि शायद युवानी तुम्हें थ्रेट कर रही होगी, तुम्हें गलत इंटेंशन से, उसी मोटिव से तुम्हारे पास जा रही होगी जिस मोटिव से जान के पास आई थी। पर सिचुएशन बिल्कुल अलग थी और तुम्हारे साथ युवानी का देखना जान के लिए शायद आखिरी कील था उसके कॉफिन में, क्योंकि जैसे ही उसने युवानी को तुम्हारे साथ देखा उसका पैनिक अटैक उसे एक बार फिर से हिट हुआ। एंड दैट वाज द सो क्रूशियल मोमेंट। जान हेवीली प्रेग्नेंट था, 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी। जान की बॉडी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, वो बहुत वीक था। उस वीक मोमेंट पर वो पैनिक अटैक आना, एंड दैट वॉज नॉट अ गुड न्यूज़, बिल्कुल भी गुड न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि इसके बाद वो हुआ जिस चीज़ का डर था। जान का लेबर पेन शुरू हो चुका था। 7 मंथ की प्रेगनेंसी में वो लेबर पेन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर कोई और ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पर। वो लेबर पेन जान ने कैसे हैंडल किया नोबडी नोस। 72 आवर्स तक वो उस दर्द में था एंड वो सिर्फ चीख रहा था। कोई भी संभालने वाला नहीं था। जब हुआन और हाउशवान चाइना से यूएस पहुंचे थे तब तक ऑलरेडी जान बहुत दर्द झेल चुका था। उसके बाद सर्जरी होना, और उस सर्जरी के अंदर जान इतना ज़्यादा वीक सिचुएशन से होकर गुजरा था। उसके बाद उसका जिंदा बच जाना, बेबी का जिंदा बच जाना सिर्फ एक मिरेकल की तरह ही था। उस दिन एक मिरेकल हुआ था और वो मिरेकल था ईसा। वो एक छोटा नन्हा मासूम बच्चा एक किरण की तरह जान की जिंदगी में आया था। पर वो बात अलग है, उसे भी इस दुनिया में आँख खोलते के साथ ही बिल्कुल जान की तरह फाइट करनी थी अपनी आगे लाइफ के लिए, क्योंकि 7 मंथ की प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर डिलीवरी होना उस बच्चे की सिचुएशन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसलिए बर्थ होते के साथ ही उसे आईसीयू में रखा गया। ऑलमोस्ट 3 महीने तक उसे आईसीयू में रखा गया। जान वो भी डीप स्लीप में था ऑलमोस्ट 2 महीने तक। और जब वो अपनी नींद से जागा तो अपने बच्चे को बस 1 महीने तक उस इनक्यूबेटर में देखता रहा, उस कांच के शीशे में सांस लेता हुआ। जान बस चुपचाप बैठकर उसे देखता रहता था।
पूरे 1 महीने तक उसने ऐसे ही किया। उस कमरे में जहान की वो दुनिया सांस ले रही थी, धीमी धीमी सही वो सांस ले रही थी और उसके जरिए जहान सांस ले रहा था। उसका वो छोटा सा चेहरा उसे तुम्हारी याद दिला रहा था। वो पहली नज़र में जैसे ही जहान ने उसे देखा था, एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कि तुम उसके सामने आकर खड़े हो गए हो और वो बस तुम्हें देख रहा है दूर से। पर अफसोस इस बात यही था कि वो अभी तुम्हें छू नहीं पा रहा था। बिल्कुल एक ख्वाब की तरह जहान को ईसा लग रहा था, इसलिए 1 महीने तक उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसका है, ये उसका और तुम्हारा है। यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था। वो बात अलग है कि जहान इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था कि उसने 1 महीने तक किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया। यानी कि वो ये चाहता था कि जब वो बच्चा अपनी आँख खोले तो सबसे पहला शख्स वो जो देखे ना जहान हो, और इसीलिए बस एक टक उस बच्चे को ऐसे ही निहारता रहता। खैर 1 महीने बाद जहान की वो कोशिश रंग लाती है, क्योंकि फाइनली उस बच्चे ने आँख खोली थी। एंड ऑलमोस्ट 3 महीने की उस लड़ाई को लड़ने के बाद फाइनली उस इंक्यूबेटर से बाहर आया था। और जैसे ही उसने अपनी आँख खोली और जहान ने पहली बार उसकी आंखों में झांक कर देखा ना, उसे ऐसा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, क्योंकि ईसा की आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, बिल्कुल साफ, प्योर। एंड वो इनोसेंट स्माइल जो ईसा ने जहान को दी, उस मुस्कुराहट को देखते के साथ ही जहान ने उस छोटे से मासूम बच्चे का नाम तुम्हारे और अपने नाम को मिलाकर ईसा रख दिया। और उस दिन के बाद से वही जहान की ज़िंदगी बन गया, उसकी दुनिया बन गया। उसी के लिए जहान ने सांसें लेना शुरू कर दिया। वो बात अलग है, जहान तो उसके लिए सांसें ले रहा था, पर किसी और की सांसें धीरे धीरे उखड़ना शुरू हो चुकी थी। और वो थी सनाया, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो रही थी। वो खुद से जिस सिचुएशन में डील कर रही थी, कोई इसको समझ नहीं पा रहा था। उसके साथ क्या हो रहा है कोई भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसने धीरे धीरे कर इसे अपनी सांसों को खोना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जहान ईसा के साथ अब संभलना शुरू कर रहा था। वो ईसा का जितना ज़्यादा ध्यान रख रहा था, उतना ध्यान वो खुद का भी रखना शुरू कर चुका था। वो एक हेल्दी लाइफ के लिए जैसे आगे बढ़ रहा था, खुद को वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए काबिल बनना चाहता था। वो बात अलग है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में ही था, अंडर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर से भी छोड़ना नहीं चाहते थे, जहान की बॉडी वीक थी एंड ईसा भी वीक था, तो दोनों को ही हॉस्पिटल में रखा गया था। लेकिन वक्त वक्त पर जहान सनाया के बारे में पूछता था। जब भी सुजन से विजिट करने आती थी, हाउशॉन विजिट करने आता था, ख्वान विजिट करने आता था, तब जहान सनाया के बारे में पूछता था। पर सब लोग सिर्फ जहान से ये कह देते थे कि सनाया भी हैवीली प्रेग्नेंट है और वो यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए वो जहान को विजिट करने नहीं आ रही है। पर उसने अपना कॉन्ग्रेचुलेशन जहान के लिए भेजा है। और ये चीज़ सोच कर या समझ कर जहान चुप हो जाता था। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, कि वो छुपा रहे थे। और जो उन्होंने छुपाया था वो जहान को ऑलमोस्ट 5 महीने बाद पता चलता है, जब वो हॉस्पिटल से फोर्सफुली छुट्टी लेकर घर पहुंचता है। क्योंकि हाउशॉन और ख्वान के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि जहान को हॉस्पिटल से छुट्टी ना दी जाए। इसीलिए ईसा के बर्थ के ऑलमोस्ट 5 महीने बाद तक भी जहान हॉस्पिटल से छुटा नहीं था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों जहान का मन माना नहीं और वो बस जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल वाले से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर देर हो चुकी थी। ख्वान और हाउशॉन भी हॉस्पिटल में नहीं थे। जहान बस कैब लेकर अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन जिस वक्त उसने घर के अंदर कदम रखा, उसने सनाया को बुलाया और बहुत बार बुलाया, पर अफसोस सनाया कभी लौट कर आई ही नहीं। आवाज़ आई तो सिर्फ एक छोटे नन्हे मासूम बच्चे की रोती हुई आवाज़ पूरे खाली घर के अंदर गूंज रही थी। सुजन उसके बगल में बैठी थी, वो भी बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। उस बच्चे के आंसू और चीखी थी जो उस घर में सिर्फ जिंदा होने का एहसास दिला रही थी। बाकी पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे कि मातम का घर हो, और था भी तो बिल्कुल वैसा ही ना, क्योंकि सांस लेने वाला तो उस घर में कोई था ही नहीं। और सामने जब वो देखा तो उसे समझ आ गया था इस घर में कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा। वो डरा हुआ था, उसकी गोद में ईसा था, वो कांप रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मासूम छोटा सा बच्चा जहान का वो डरता हुआ कांपता हुआ दिल महसूस कर चुका था। क्योंकि जिस तरीके से जहान उस घर के अंदर आगे बढ़ रहा था, जहान का भी पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सुजन से पूछा सनाया कहाँ है? डरते हुए कांपते हुए उसने सुजन की तरफ देखा भी, पर सुजन ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अपने हाथ में पकड़े हुए उस बच्चे को अपनी गोद में और ज्यादा खींच लिया। जहान को वो चुप भी खा रही थी, इसीलिए जहान बिना कुछ सोचे समझे ईसा को वहीं बेड पर रखता है एंड पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढने लगता है। सनाया को चीख कर बुलाने लगता है, और कब वो सनाया का नाम जोई के नाम में बदल जाता है, इस बारे में शायद जहान को एहसास नहीं था। पूरे घर में सिर्फ जोई जोई कर चिल्ला रहा था। घर में सिर्फ खाली दीवारें थी और उन खाली दीवारों में पसरा हुआ वो सन्नाटा जिसमें जहान की सिर्फ आवाज़ गूंज रही थी। और अंत तब हुआ जब जहान गिड़गिड़ा कर मिन्नतें मांग कर सुजन के सामने टूट गया एंड उसने पूछा कि सनाया कहाँ है। एंड सुजन ने सिर्फ एक जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर, और वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। हमारे हाथ में जिम्मेदारी छोड़कर सनाया ने कहा है इसका ख्याल रखना, क्योंकि वो थक चुकी है और अब वो आराम करना चाहती है। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तुम्हारे लिए इसे छोड़ दिया। ये कहते हुए सुजन ने जहान की गोद में एक और बच्चा रख दिया था।
और वो था एक मासूम सा बच्चा। ये कब देखा यूजा। सोचती हूँ कि किस्मत बनाने वाले ने भी इंसान की किस्मत को क्या सोच कर लिखा है ना। वक्त उसे एक पल में खुशी देता है, पर अगले ही पल वो खुशी छीनने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। एक पल में इंसान अपने आप को एक गिल्ट से आज़ाद करने की कोशिश करता है तो एक नया गिल्ट उसका बाहर बाजार का इंतजार कर रहा होता है। और इस बार सनाया का वो दुख इंसान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने इंसान को पूरी तरीके से कैद कर लिया। जान सनाया की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा, क्योंकि सनाया के लिए जो लापरवाही इंसान ने बरती थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर सनाया का ध्यान रखता तो सनाया उसकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जोही को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान फेल हो गया, इस तरीके से सनाया प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंसान फेल हो गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाया एंड हर चीज़ का जिम्मेदार वही है। बहुत समझाने की कोशिश की गई लेकिन सब वेस्ट था। कोई इंसान को नहीं समझा पाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आखिर कब तक इंसान को ये समझाया जाए कि इस पूरी ज़िंदगी में जो कुछ गलत हुआ है इसमें इंसान की सच में कोई गलती नहीं है। कोई नहीं समझा पाया उसे, कोई नहीं। बस हर बार खुद को कोसता रहा, चीखता रहा, बस यही कहता रहा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हर एक की ज़िंदगी को मैंने बर्बाद किया है, सबके लिए गिल्टी हूँ। मेरी वजह से सनाया इस दुनिया से चली गई। मुझे माफ़ कर देना सुई, मेरी वजह से तुम्हारी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी बर्बाद हो गई। गरीबों की ज़िंदगी को बदतर कर दिया। मैंने अपने पापा की जान ले ली। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ईसा को एक ब्राइट फ्यूचर में नहीं दे पाया। मैं उसके लिए कभी भी काबिल इंसान नहीं बन पाया। ईसा से मैंने उसकी माँ को छीन लिया। मैं किसी की भी जिम्मेदारी कभी नहीं उठा पाया। जिसकी ज़िंदगी में गया उसकी ज़िंदगी सिर्फ बर्बाद की। मैं सबका दोषी हूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये ज़िंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है। ये सांसें मेरी नहीं है, ये सांसें उन सब की हैं जिन सबकी सांसें मैंने ले ली। ये सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। मुझे मर जाना चाहिए। प्लीज़ मुझे मार दो। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। प्लीज़ मुझे खत्म कर दो और एक दिन मैं खुद को खत्म कर लूँगा। मार्था, I will finish myself. I will. Nobody stop me because I hate breathe because ये मुझे फील कराती है। जिंदा होने का एहसास मुझे महसूस कराता है कि मैं कितना बदतर इंसान हूँ। सांस देने का कोई हक नहीं है। और एक दिन इन सांसों को खत्म कर लूँगा। मार्था, I will finish myself. No, सांस का। भारी सांसों के साथ एक खाली कमरे के अंदर ठंडी हवाओं के बीच में ही वो चीख कर उठ जाता है। कितने महीनों से उसे सपना हर रोज़ आ रहा है। लगभग हर रोज़ वो ऐसे ही चीख कर उठता है और जब वो उठता है तो उसका पूरा बदन कांप रहा होता है और चेहरे पर बहुत पसीना होता है। इबो ने बस अपना हाथ अपने दिल पर रखा और अपनी निगाहों को बंद कर लिया कसकर, पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि अगले ही सेकंड उसे एक बार फिर से ख्याल आता है कि उसने वो सपना फिर से देखा है और वो सपना भूलना चाहता है। इसीलिए उसने अपना सर घुमाया, अपने बगल में लेटे हुए शख्स की तरफ देखा, उसके माथे पर सॉफ्टली और जेंटली किस किया एंड देन अगले ही पल उन खिड़कियों को बंद करने लगता है जहाँ से धूप बस घर के अंदर दाखिल हो रही थी। इबो ने हड़बड़ाते हुए उस बिस्तर से उठते हुए कहा, शिट 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 शिट, आई एम सॉरी, मुझे आपकी नींद खराब नहीं करनी चाहिए थी। इबो तेरा क्या होगा? देखा ना वो सो रहे हैं और तूने फिर से उनकी नींद खराब कर दी। सच में तुझे कुछ करना होगा, डॉक्टर से जाकर बात करनी होगी ताकि वो तेरा इलाज कर सके, वरना ये सपने तेरी जान ले लेंगे। ठीक है तो इबो जल्दी में बस उन खिड़कियों को ठक रहा था और वो बड़बड़ा रहा था। फाइनली जैसे ही उसने सारी खिड़कियों को बंद कर दिया, उसने मुड़कर घड़ी की तरफ देखा जो ऑलरेडी टाइम से ऊपर का इशारा कर रही थी। इबो ने कहा, माय गॉड, आज मैं फिर से लेट हो गया। लगता है इस बार फिर मुझे दूध नहीं मिलेगा। मैं क्या करूँ? ठीक है तो वो जल्दी से अपने पैरों में अपने स्लीपर्स को पहनता है, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। जैसे तैसे कर अपने उस उबड़ खाबड़ से कबड़ के अंदर से वो अपना टॉवल निकालता है, भागते हुए बाथरूम में जाता है और ठंडे ठंडे पानी से जैसे तैसे करके वो नहाकर बाहर निकलता है। ये सब कुछ इबो ने इतनी जल्दी में किया था कि रिकॉर्ड बनने वाला था। ऑलमोस्ट 12 मिनट के अंदर तलान वांगी वो बिल्कुल तैयार था, लेकिन कमरे से निकलने से पहले उसने अपना हर रोज़ वाला काम किया। वो शख्स के करीब जाता है, जेंटली उसके माथे पर किस करता है एंड बिल्कुल अपनी ईबो वाली स्माइल देते हुए उसने अपने कान पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी जानगा, आई नो मैं हमेशा की तरह फूल हूँ। आप अपनी नींद को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं तो ये सब कुछ देखता रहता हूँ, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो बस यूँ गया और यूँ आया, ओके? फिर मैं उसके बाद आपको अच्छी से स्टोरी सुनाऊंगा। अभी मुझे बच्चों का भी ख्याल रखना है, दोनों पता नहीं क्या उत्पात मचा रहे होंगे। आप यहाँ मेरा इंतजार करना एंड मैं जानता हूँ अभी आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इस वजह से आप मुझे जवाब नहीं देंगे, पर हाँ एक दिन मुझे सारे सवाल को जवाब चाहिए, ओके? तब तक मैं इंतजार करूँगा। बाय बाय स्वीट हार्ट एंड डोंट फॉरगेट जो सवालों के जवाब मैंने आपसे रात में मांगे थे वो मुझे चाहिए, ओके? ठीक है तो उसने वन लास्ट टाइम फिर से जान के फॉरहेड पर किस किया एंड दबे पाँव उस कमरे से बाहर निकलकर बस आगे की तरफ चलने लगा। इसी बीच में उसने जोर से आवाज़ लगाई, ईजा योजा कम ऑन जल्दी करो, मैं बस दूध लेकर आ रहा हूँ, तब तक मुझे तुम दोनों रेडी चाहिए। ठीक है तो हुआ वो आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ ईजा और योजा अपने रूम में बस आराम से सो रहे थे।
वो बात अलग है कि ईबो की आवाज़ का उन पर कोई असर नहीं होने वाला था। हर रोज़ का ईबो का यही काम है, वो लगभग उन्हें ऐसी ही आवाज़ लगाता है। वो बात अलग है कि जब तक खुद पर्सनली ईबो जाकर उनके फॉरहेड पर किस कर उन्हें बहुत सारा वार्म सा हग कर नहीं उठाता, तब तक ना ही तो ईज़ा अपनी आँखें खोलता है ना ही योज़ा। खैर, ईबो तो अपने घर के बाहर निकल आया था एंड जैसे ही वो घर के बाहर अपनी आँखें खुलता है, घर का बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। आखिर हो भी क्यों ना, वो लोग थे स्विट्ज़रलैंड के सबसे ब्यूटीफुल विलेज में, एंड वो भी टॉप हिल के माउंटेन पर, ऐसी जगह पर जहाँ से दूर दूर तक देखने में सिर्फ जन्नत बरस रही थी। एंड ईबो वहाँ बस एक गहरी लंबी सांस लेता है एंड अपनी उस मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल विलेज। चलो चलो क्लक जाओ काम पर। ठीक है, तो वही ने अपने आप को आगे बढ़ाया एंड उस बड़े से कॉटेज के अंदर आगे चला जाता है, उन बहुत सारी गायों के बीच में जहाँ से उसे दूध निकालना था। हाँ, इतने कुछ महीनों में इबो ने दूध निकालना सीख ही लिया है। ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं इबो को स्विट्जरलैंड के इस ब्यूटीफुल विलेज में आकर रहते हुए, एंड 4 महीनों में इबो को बहुत कुछ सीखने को मिला है, सच में बहुत कुछ। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखते हैं आखिर ये 4 महीने की आगे की कहानी है क्या। कोई गैस कर सकता है तो डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।